अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्लैश में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, आज पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है। वैसे तो और भी बड़ी अहम खबरें हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स आज के रोज़ होती रही हैं, लेकिन पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास इसलिए अहम है कि 3 महीने बाद उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने महंगाई मार्च करना है। सवाल ये है कि 3 महीने बाद की तारीख जो है वो क्यों उन्होंने चूज़ की है। महंगाई जो है वो अभी है, आवाम को मुश्किलात अभी हैं। अगर महंगाई मार्च का नाम दिया गया है तो राइट नाउ इसी वक्त इस तरह की बातें की जाती हैं कि क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, सर्दी का मौसम गुजर जाए या फिर हालात कुछ इस तरह से बन जाए। अब सवाल ये है कि क्या वो अपने आप को मोहलत दे रही हैं या फिर किसी और को मोहलत दे रही हैं, क्योंकि 3 महीने का वक्त है और शेख साहब ने आज ये फरमाया कि 3 महीने के अंदर या 3 या 4 महीने के अंदर इमरान खान साहब जो है महंगाई पर काबू पा लेंगे। अगर वो महंगाई पर काबू पा लेते हैं तो फिर पीडीएम के पास क्या बचेगा मार्च करने के लिए, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों जमातें जो कि एक साथ कुछ अर्सा कबल तक हमें नज़र आती थी, अब बयानबाजियाँ कुछ इस तरह की हो रही हैं दोनों जमातों की तरफ से कि लगता है कि राहें बहुत जुदा होती जा रही हैं। कल आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी सख्त बातें की हैं, उससे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने जो पेशावर में जलसा हुआ था उसमें कुछ इस तरह की बातें की थी, जिससे नज़र आ रहा था कि अब इनका साथ जो है आगे चलकर मुश्किल नजर आ रहा है। ये हमारा अगला टॉपिक होगा। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज राना शमीम के एफिडेविट से मुतालिक केस की समाअत हुई है, उस पर हम बात करेंगे। और आखिर में चेयरमैन नैब आज पेश हुए हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने। उनसे क्या सवाल हुए, सहाफ़ियों ने क्या सवाल किया, उन पर इल्ज़ाम क्या लगा, इस पर बात करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। हमें आज ज्वाइन करेंगे हाफिज़ हमदुल्ला साहब, रहनुमा JUIFA और तर्जुमान PDM भी हैं, ये हमारे साथ मौजूद होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सेनेटर साबिर बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आज हमारे साथ मौजूद होंगे और राना एहसान अफजल रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमें ज्वाइन करेंगे। हाफिज़ हमदुल्ला साहब जो हैं वो अभी मेरे ख्याल से हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो आगाज़ जो है वो मैं कर लेती हूँ राना एहसान अफजल साहब आपसे। राना साहब, पीडीएम का जो इजलास हुआ कल, सरबराही इजलास, उसमें ये हम लोग तवक्को कर रहे थे कि कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने अल्टीमेटम दिया था पीडीएम में शामिल जमातों को कि इस्तीफ़े जो हैं वो रखे जाएं, उसके बाद ही हम धरने का या लॉन्ग मार्च का फैसला करेंगे। लेकिन उसके बाद जब मीडिया टॉक हुई तो उसमें ये कहा गया कि इस्तीफ़े अभी नहीं हैं और इस्तीफ़े कब देने हैं ये हम बाद में फैसला करेंगे, लेकिन महंगाई मार्च हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इस्तीफ़ों का मामला है क्या। पहले आप लोग ऐलान करते हैं कि हम इस्तीफ़े देंगे, उसके बाद पीछे हट जाते हैं, फिर खबरें आती है कि नून लीग के अंदर आपसी इख्तलाफात इस्तीफ़ों को लेकर बहुत ज़्यादा हैं। प्रॉब्लम है किधर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आयशा। इस्तीफ़े जो हैं सारी पीडीएम जमातों के, वो पीडीएम के पास जमा हैं और जब भी पीडीएम चाहे उसको वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस्तीफ़ों का मामला बड़ा है। अगर सारी ऑपोजिशन यकजहत होकर इस्तीफे दे तो बड़े मानी खेज इस्तीफे होते हैं। जब सारी ऑपोजिशन में कहूं तो उसके अंदर पीपल्स पार्टी और सारी जितनी भी जमातें हैं, लेकिन अगर आधी जो है वो ऑपोजिशन इस्तीफे दे तो शायद वो जो हमारा टारगेट है इस्तीफे दे के हुकूमत को गिराने का, वो शायद इतना फाल ना हो। तो ये टॉपिक भी अंडर डिस्कशन है। लेकिन अगर पीडीएम समझेगी कि नहीं हमने इस्तीफे देने हैं तो वो सब जमातों ने जमा कराए। और मैं समझता हूं कि ये जो अभी 23 मार्च का ऐलान है, ये बहुत बड़ा ऐलान है। सारा मीडिया, सारा पाकिस्तान यही सवाल पूछता था कि कब होगा कब होगा। तो अब हमने जो है वो अनाउंस कर दिया है कि महंगाई मार्च होगा। राना साहब, कल के इजलास की जो इत्तलात आई थी वो ये थी कि मौलाना फजल रहमान साहब नाराज भी हो गए थे कि अगर आप लोगों ने इस्तीफे नहीं देने हैं तो फिर मैं सरबराही छोड़ देता हूं पीडीएम की। तो क्या उनको कन्विंस कर लिया आप तमाम जमातों ने, या फिर ये कोई और हिकमत अमली है? देखिए, मैंने आपको इस्तीफों का जो पूरी जो लॉजिक है या जो डिबेट है वो मैंने आपको बताई कि वो क्या है। और लेकिन उसके बावजूद जितनी जमातें हैं पीडीएम की, उन्होंने अपने इस्तीफे जमा कराए हुए हैं। लेकिन देखिए पॉइंट क्या है, इस्तीफे अगर डिवाइडेड ऑपोजिशन इस्तीफे देती है तो सब लोग कहेंगे कि आधी ऑपोजिशन तो जो है वो इस चीज के अंदर शामिल ही नहीं है, और ये तो जो है वो आधी ऑपोजिशन इसमें शामिल नहीं है या पीपल्स पार्टी नहीं शामिल, तो फिर हुकूमत चल सकती है। तो वो अगर पूरी ऑपोजिशन पार्लियामानी जमहूरियत में अगर पूरी ऑपोजिशन माइनस हो जाए तो वो तो एक बहुत बड़ा धक्का है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि डिवाइडेड ऑपोजिशन अगर इस्तीफे देती है, एक जमात दे दे बाकी जमातें ना दे, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। ये नुक्ता है, पॉइंट है।
जी हाफिज अब्दुल्ला साहब, महंगाई मार्च की तरफ मैं आऊंगी, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि 20 सितंबर 2020 को पीडीएम बनी थी, तब से लेकर आज तक आप क्या समझते हैं, इस पीडीएम की कामयाबी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीडीएम का बुनियादी जो एलामिया है 26 नुकात पर मुश्तमिल है, और उन 26 नुकात में से सरपेरस्त नुक्ता ये है कि इस मुल्क में जो हुकूमत वजूद में आई है इसको बाकायदा मुसल्लत किया गया है। ये आवाम का मुंतखब करदा हुकूमत नहीं है, बल्कि ये नस्ब करदा और मुसल्लत करदा हुकूमत है। लिहाजा जिस मैंडेट के नतीजे में वो आई है वो हकीकी नहीं है, वो चोरी शुदा मैंडेट है। लिहाजा मुतालबा तमाम अपोजिशन का यही था कि इस मुल्क में फ़ौरन जल्द अज जल्द साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना इलेक्शन हो, जिसमें किसी किस्म की गैर सियासी अशराफिया की तरफ से मुदाखलत ना हो, क्योंकि इस मुल्क में न जमहूरियत है, न पार्लियामेंट सुप्रीम है, न आइन की अमलदारी है, न कानून है। लिहाजा लाकानूनियत है और एक गैर आइनी माहौल में पार्लियामेंट सर्व कर रही है। इसलिए पीडीएम का मुतालबा यही था, और पूरी अपोजिशन का रोज़ अव्वल से, और फिर पीडीएम का, कि इस मुल्क में पूरे तौर पर साफ और शफाफ इलेक्शन हो और किसी किस्म की कहीं से भी मुदाखलत ना हो। आज भी उसी बयानिया पर पीडीएम कड़ी जी, बिल्कुल, और आज ये बयानिया पूरी ऊपर हो चुका है, और पीडीएम के क़याम का मकसद, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, यही था कि इस हुकूमत को घर भेजना है। सर, 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद कुछ नहीं हो सका। अब आपका जो अगला प्लान है वो भी 3 महीने बाद का, यानी कि 4 साल तकरीबन पूरे हो जाएंगे इस हुकूमत के। आखिरी साल जो होता है उसको वैसे ही इलेक्शन का साल कहा जाता है, तमाम जमातें इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देती हैं, तो टाइम कुछ ज्यादा नहीं ले लिया पीडीएम ने अपने लाया अमल के लिए? देखिए, हम अपने काफ़ी हद तक पीडीएम और अपोजिशन अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। वो इसलिए कि आज पूरी कौम यकीन कर चुकी है कि यह मौजूदा हुकूमत मुंतखब नहीं है, यह मुसल्लत है। यह अपने पैरों पे कड़ी नहीं है, यह हुकूमत ये बेसाखियों पे कड़ी है, किसी की सहारे पे कड़ी है। यह हुकूमत अगर सर्व कर रही है, यह हुकूमत अगर आज है, तो वो एम्पायर की अंगुली की वजह से यह हुकूमत आज है, जो बराए नाम है। यह मौजूदा सिस्टम जिसको हाइब्रिड निज़ाम कहा जाता है, यह नाकाम हो चुका है, यह नाकाम हो चुका है, और ये मौजूदा हुकूमत को भी यकीन है, जिसने लाया है उसको भी यकीन है। अब आइए इस बात पर कि ये एक हिस्सा है हमारी स्ट्रगल का और हमारी तहरीक का कि इस हुकूमत का जल्द अज जल्द खात्मा हो, और इस मौजूदा हुक्मरान जो इमरान खान की सूरत में हो, इसकी बर्खास्तगी हो, और मुल्क में एक इंतखाबात हो और इलेक्शन हो। लेकिन फ़र्ज करे इसमें हम उस हद तक कामयाब नहीं हुए कि उसको हटाया जा सके, लेकिन यहाँ तक हम कामयाब हुए हैं कि ये यकीन है आवाम को भी और हुकूमत को भी और लाने वालों को भी कि हमारा मुहरा नाकाम है। अच्छा, हाफिज अब्दुल्ला साहब, हुआ है कि मुहरा नाकाम। अब मार्च जो है, महंगाई मार्च में होने जा रहा है, यानी कि अभी भी 3 महीने बाकी हैं। जो मेरा पहला सवाल था कि 4 साल जो हैं तकरीबन पूरे हो चुके हैं, हो जाएंगे तब तक इस हुकूमत के, और उसके बाद कुछ ही अरसा रह जाएगा इलेक्शन में। अगर आप समझते हैं कि अवाम आपकी बात जो है वो मान चुके हैं, और आप जो कह रहे हैं इस हुकूमत के बारे में वो भी अवाम को पता है, तो फिर इलेक्शन का इंतजार कर लेते हैं। अवाम को फिर क्यों परेशान करना इतने कम अरसा पहले जब इलेक्शन होने वाले हैं? देखिए आयशा बीबी, बात यह है कि मैं एक दलील आपको देता हूं कि अवाम पीडीएम के साथ है। इस मुल्क में इस 3.5 या 4 साल में जितनी बाई इलेक्शन हुई है, एक के अलावा बाकी सारे बाई इलेक्शन अपोजिशन की जमातें जीत चुकी है। बलोचिस्तान में JUI की एक नशिस्त थी, वो जीत गई। इसी तरह पंजाब में जितनी भी बाई इलेक्शन हुई है उसमें से एक के अलावा बाकी सारे PMLN जीत गई। अभी 133 भी आपके सामने 133। तो इसलिए हुकूमत पर कौम का कोई एतमाद नहीं है। जब नहीं है तो कौम की आवाज़ अगर आज है, अगर सदा है, तर्जुमान है उन कौम की उमंगों का, तो वो सिर्फ और सिर्फ पीडीएम है। अब आइए इस बात पर कि इमरान खान को हटाना, बर्खास्त करना, ये वाकई हमारे मकासद में से एक मकसद है, लेकिन तहरीक जब चलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे मकासद में कामयाब होंगे। लेकिन इतना हम ज़रूर कामयाब हो गए कि मुहरा नाकाम है,
मुसल्लत करदा हुकूमत नाकाम है और मईशत आपके सामने उसकी तबाही और आवाम बेरोज़गारी की सूरत में, महंगाई की सूरत में आवाम चीख रही है, आवाम रुल रही है। जब ये सूरत हाल आपके सामने हो, फिर आप मुझे बताइए, आवाम के सामने और इनके लाने वालों के सामने दो ऑप्शन है, या तो पाकिस्तान को बचाना होगा या इमरान खान को बचाना होगा। ठीक है, ठीक है। हाफिज अब्दुल्ला साहब, आपका पॉइंट आ गया। पाकिस्तान को बाकी मेहमान भी है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। साबिर साहब, मौलाना हाफिज अब्दुल्ला साहब जो हैं वो तो कह रहे हैं कि अवाम पीडीएम के साथ है। क्या पीपल्स पार्टी है पीडीएम के साथ या फ्यूचर में होगी अगर ये महंगाई मार्च किया जाता है तो? वैसे लग नहीं रहा, कल आसिफ जरदारी साहब ने जो बातें की हैं उसके देखें बात यह है कि पीडीएम बनाया किसने, पीडीएम इनिशिएट किसने किया था? पीपल्स पार्टी ने किया था। ये तखय्युल, ये ख्याल हमारे चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब का है, बिलावल भुट्टो साहब का है। बात बेसिकली ये नहीं है, जो चीजें तय हो चुकी थी बिगिनिंग में, शुरू में, इस्तीफों की बात करें या धरनों की बात करें या आप और किसी किस्म की एजुटेशन की बात करें, ये मामला तो सब तय थे वहां पे। देखें, बुनियादी बात यह था कि आज भी अभी हाफिज साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि आपने जिस तरह कहा था कि जी के इस्तीफों की बात पीडीएम में आ गई है और मौलाना साहब ने कहा जब तक इस्तीफे नहीं देंगे तो जो है ना मैं आगे सरबराही कबूल नहीं कर सकता। अब क्यों इस्तीफे नहीं दे रहे? हमारा तो स्टैंड तो शुरू से यही था कि देखो, पॉलिटिक्स में, सियासत में सबसे बड़ी बात बुनियादी ये होती है कि अगर आप एक फैसला करते हैं तो उस फैसले के आप जो ना उसके रिपार्केशंस को भी देखते हैं, ये भी देखते हैं कि इस किस्म के फैसलों से उसके असरात क्या निकलेंगे और क्या आप उस पोजीशन में हैं कि उन असरात को आप कबूल कर सकते हैं और उस सियासत को अपनी तरफ मोल्ड कर सकते हैं। अगर आप इस्तीफे देंगे, इस्तीफे देने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब के यानी सरकारी लोग अपने लोगों को ले आएं और उनको इलेक्ट कराएं और आप पार्लियामेंट से भी बाहर हो जाएं। तो इसी वजह से जो स्ट्रेटजी पीपल्स पार्टी ने, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, उन्होंने जो बनाई थी वो ये था कि इन हाउस तब्दीली की बात उन्होंने की थी। इन हाउस तब्दीली फेडरल गवर्नमेंट में और इन हाउस तब्दीली पंजाब में। अब अगर इलेक्शन, अगर इस्तीफा देंगे, देखो आप इस्तीफा उस वक्त दें कि जब आप किसी और को फिर इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे। क्या आप इस पोजीशन में आए कि आप किसी को इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे या आप जो है ना चीजों को प्लेट में डाल के? अच्छा, अब तो पीपल्स पार्टी जो कह रही थी शुरू में उसी पर आ चुकी है ना पीडीएम, तो क्या अब कोई चांस है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ मिल जाए जाकर? नहीं, देखो नहीं, ये तो मेरी अर्ज सुने ना, अब अगर मैं, ये तो पीपल्स पार्टी की कामयाबी है कि उन्होंने अब आके उन्होंने समझा है इस बात को। जो लोग अब इस्तीफा न देने की बात करते हैं वो पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को समझ चुके हैं। हम तो आज से 2 साल पहले हमने ये बात कर दी थी, आप तो आज आके वो यानी इस चीज को समझ चुके हैं। तो इसका मतलब ये कि चेयरमैन बिलावल साहब का उसका स्टैंड, इट वाज द राइट स्टैंड। यही तो मैं कह रही हूँ कि अब वो मान गए ना इस बात को, तरीके से, और वही तरीकाकार अपना रहे हैं जो पीपल्स पार्टी कह रही थी। तो आप लोग दोबारा अगर कोशिश की जाती है पीडीएम रहनुमाओं की तरफ से कि पीपल्स पार्टी से राब्ते किए जाएं इस महंगाई मार्च के लिए, तो आप लोग कोई नरमी दिखाएंगे दोबारा से साथ मिलने के लिए? देखें आशा, बात यह है, मैं आपको एक अर्ज कर लूं। एक बात जो आपने हाफिज साहब से ये पूछा था कि जी कि आप इंतजार करें, अब तो 1.5 साल हो गए हैं, 1.5 साल के बाद जो है ना इलेक्शन हो जाएंगे, अब क्यों ये कर रहे हैं, अब क्यों वो कर रहे हो। बात बेसिकली ये नहीं है। सियासत में, पॉलिटिक्स में एक एक लम्हे की बात होती है। मुल्क का मफाद एक एक लम्हे उसमें बड़ा काउंट करता है। आप 1.5 साल तो बहुत बड़ी बात होती है। इस किस्म की हुकूमत में तो 1.5 घंटा जो है ना सब्र करना एक लम्हा बड़ा काउंट करता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि 3 महीने बाद की तारीख क्यों दी गई है, फौरी तौर पर क्यों नहीं किया जाता? आवाम तो अभी मुश्किल में है ना। ठीक है, डॉक्टर साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू कर ले। साबिर साहब, डॉक्टर साहिबा, इस्लामाबाद आने का ऐलान कर दिया है पीडीएम ने और 23 मार्च की तारीख जो है अब उसके ऊपर तनाज़ा शुरू हो गया है। क्या मसला है अगर 23 मार्च को आ जाती है पीडीएम या अपोजिशन जमाते इस्लामाबाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बात यह है जी कि पीडीएम पाकिस्तान डिप्रेसिव मूवमेंट बन चुकी है। यहाँ पे वो सारे सियासी बेरोजगार जिनके पास अब जिनकी दिहाड़ी नहीं लग रही, वो इस वक्त परेशान है कि किस तरह से अपनी सियासत को और अपने आप का कोई जवाब बनाएं। क्योंकि देखिए, ये सब वो लोग हैं जो हुकूमत में बहुत दफ़ा रह चुके हैं
और इन्होंने पाकिस्तान को कुछ डिलीवर नहीं किया सिवाय ज्यादती, अपनी अमारत, ज्यादती जायदादें, और पाकिस्तान को खोखला करके छोड़ के गए हैं ये लोग। इनको हुकूमत चाहिए, इनको मिनिस्ट्री चाहिए, इनको कुर्सियां चाहिए, इनको गाड़ियां चाहिए, और इसके अलावा इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर पीडीएम के लोग किसी तरह से भी अवाम में या पाकिस्तान के लिए इंटरेस्टेड होते तो इन्होंने आज तक जितनी कुर्सियां इन्होंने ऑक्यूपाई की हैं, जितने इन्होंने मिनिस्ट्रियां ली हैं, उनकी अगर इनकी एक अकाउंटेबिलिटी हो जाए, दो सवाल सिर्फ इनसे पूछे जाए कि आपने उन मिनिस्ट्रियों में क्या डिलीवर किया, आपने उन हुकूमतों में क्या डिलीवर किया, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनके पास क्या कोई जवाब है कि पाकिस्तान को जिस दाने पे ला के खड़ा किया हुआ है उसका इनके पास कोई सोल्यूशन है? इनके पास सवाए प्रॉब्लम्स के और कुछ नहीं है। और ये 23 मार्च की डेट इन्होंने क्यों दी है? इन्होंने जनवरी की डेट क्यों नहीं दी? इन्होंने दिसंबर 31 की डेट क्यों नहीं दी? मौसम भी अच्छा है, महंगाई भी है, मसले भी सारे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये तो वैसे ही जीते हुए हैं हर जगह से। डॉक्टर साहिबा, यानी आप मान रही हैं ना कि महंगाई है? आप मान रही हैं कि महंगाई है? मेरी बात सुनिए, दुनिया में महंगाई है आयशा बीबी, पूरी दुनिया में महंगाई है। मैं मान नहीं रही, दुनिया मान रही है। सप्लाई चेन की डिसरप्शन है। 100 साल में एक दफा कोविड आया है। ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है जो पूरी दुनिया में महंगाई है, हमने मान लिया। इस वजह से पाकिस्तान में महंगाई है, लेकिन दुनिया में जब पेट्रोल सस्ता होता है तो फिर उसके असरात पाकिस्तान में क्यों नहीं नजर आते हैं? मैंने आपकी बात सुनने के बाद आपसे सवाल किया डॉक्टर साहिबा। बात कंप्लीट करने देना। देखिए, बात सुने, रीजन में आप अभी भी ग्लोबल, अगर आप रीजनल मवाजना करें तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान बेहतर है। इस वक्त हमारी जो जीडीपी टू डेट रेशो है, पाकिस्तान ने 2019 और 20 से 87% से 2021 में 83% पे आया है। इंडिया की टोटल जो ग्रोथ हुई है वो 0.2% हुई है 2020 और 2021 में। पाकिस्तान ने पिछले साल कोविड में 0.5% ग्रोथ दिखाई थी और अभी 3.9%। ये अनहर्ड ऑफ है। पाकिस्तान ने कोविड में 10.5 करोड़ वैक्सीन लगवाई हैं। अमेरिका 5%, 10% से आगे नहीं जा सका। आप अंदाजा नहीं कर सकते इस वक्त कि किस कदर कामयाबी है इस वक्त मुल्क को। जो स्टेप्स लिए गए हैं, दुनिया में इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने पाकिस्तान को कोविड में अमंग्स द टॉप 3 पहले किया और फिर फर्स्ट पे किया। जिस तरह से पूरी दुनिया के मुकाबले में, यानी कि तकरीबन 200 ममालिक में, जिस तरह से पाकिस्तान एक बहुत गरीब मुल्क, एक तकरीबन बैंकरप्ट हुआ मुल्क, जिस तरह से पाकिस्तान ने इसका मुकाबला किया है, इसकी नजीर नहीं है। हेल्थ कार्ड्स दिए हैं, जिस तरह से गरीबों को सपोर्ट दिए, आज तक किसी अमेरिका तक में। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इजाजत दे तो सवाल कर लूं। बहुत बड़ी कामयाबियां हैं। एक सवाल कर लूं अगर आप इजाजत दे जी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी 3 महीने का वक्त दिया है और महंगाई मार्च का नाम दिया कि महंगाई बहुत ज्यादा है, इसलिए हुकूमत के खिलाफ ये मार्च करने जा रहे हैं। तो 3 महीने में आप लोगों के पास मौका है कि आप महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। वैसे तो लगता नहीं है कि कंट्रोल होगी। अगर होगी या कोई प्लान इस तरह के बनाए गए हैं आपकी गवर्नमेंट की जानिब से, तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इरादा है कि 3 से 4 महीने के अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स किए जाएं कि महंगाई जो है वो नीचे आए, क्योंकि अवाम तो परेशान है। देखिए जी, आपकी सुर्खी बनती है जब चीनी की कीमत ऊपर जाती है। जब चीनी की कीमत नीचे 90 रुपए पे आ गई तो उसकी सुर्खी नहीं बनी। तो जो आप इवन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की आप नंबर्स देख लीजिए, कंट्रोल हुआ है। और जो आपकी सब्जी और फल है, मैं क्योंकि डॉक्टर भी हूं, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि सब्जी आप इदारा शुमारियात की बात कर रही हैं। नवंबर के महीने में 21 माह की सबसे ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई है, 11.5। जी 21 माह की इसलिए क्योंकि कोविड के बाद तो ये सबसे महंगा ही वक्त है ना। और ये दुनिया में, अमेरिका में 9% इंक्रीज हुआ है, यूरोप में भी 20% तक इंक्रीज किया है। तो पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई है। और आपको पता है कि चाइना और अमेरिका की ट्रेड वॉर चल रही है, जिसकी वजह से जो कंटेनर्स हैं उनका जहां $3,000 उनका किराया होता था, $18,000 पे चला गया। इसलिए ये
सही वक्त है कि पाकिस्तान के लोग अपना फल अपनी सब्जी खाएं। गाजर अभी भी आपको 40 रुपए मिल जाती है, प्याज भी आपको इसी तरह मिल रहा है। जो पाकिस्तान में चीजें उगती हैं उनको खाएं, बाहर से आई हुई चीजों को रिजेक्ट कीजिए। और वैसे भी सेहत के लिए जो हम इंपोर्टेड तेल खाते हैं, जो हम इंपोर्टेड चीजें सारा वक्त इस्तेमाल करते हैं, इंपोर्टेड पाउडर्ड मिल्क, ये हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़िर हैं। तो सेहत, आपको पता है इस वक्त दुनिया में एक क्राइसिस न्यूट्रिशन की भी है। फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है पूरी दुनिया में, क्योंकि जो अशियाए खुर्दो नोश है वो इस कदर जाली हो चुकी हैं कि उनकी वजह से डॉक्टर साहिबा मुख्तसरन ये बता दीजिएगा, फिर अपने अगले मेहमान की जाने मैंने बढ़ना है कि अगले 3 महीने में अवाम उम्मीद रखे कि थोड़ी सी महंगाई नीचे आएगी, या कोई ऐसे पैकेज जो है वो हुकूमत की तरफ से दिया जाए अवाम को। शौकत तरीन साहब ने भी इसके बारे में पूरा स्टेटमेंट दिया है कि ये चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता कम होंगी, डॉलर की कीमत भी बेहतर होगी। यू हैव टू गिव इट लिटिल टाइम। ठीक है, ठीक हो गया। राना एहसान साहब, बेहतरी आएगी। राना एहसान साहब आपकी तरफ में आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट मैंने आपको सुनवाना है। पीपल्स पार्टी साबिक और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जो है आसिफ अली जरदाई साहब का, उन्होंने कल क्या कहा है अपने कारकुनों से खिताब करते हुए, पहले वो सुनते हैं, फिर इस पर सवाल करूंगे आपसे। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है? जी राना एहसान साहब, आपने सुना जरदाई साहब ने बड़ा सख्त बयान दिया है, जो इस धरती पर नहीं मरना चाहता उसका तो इस मुल्क में फिर कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ कुछ थोड़ा सा फैक्ट चेक्स आपको देता हूं, फिर मैं इस सवाल के ऊपर जरूर मैं कमेंट करूंगा। महंगाई पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में दुगनी महंगाई है। प्लीज आप जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको मिसकोट मत करें। इस पूरे खित्ते में 4 से 5% इन्फ्लेशन है और पाकिस्तान में 11 से 12% के दरमियान में इन्फ्लेशन है। जो नवंबर के फिगर आए हैं, पाकिस्तान पूरी दुनिया में तीसरा महंगा तरीन मुल्क है और इस खित्ते में नंबर 1 पे महंगाई के ऊपर। कहाँ के फिगर्स हैं? कहाँ के फिगर्स हैं? क्योंकि जो मेरे पास फिगर्स हैं वो ये नहीं कह रहे। आप मुझे रेफरेंस कोट कीजिए, आप रेफरेंस कोट कीजिए ना। मैंने आपकी बात रेफरेंस मुझे आप स्पीक नाउ। ठीक है, बोले। टॉक इन योर टर्न। आप अपनी बारी में बात कीजिए। स्पीक बट गिव योर रेफरेंस, गिव योर रेफरेंस। देखिए, दूसरा ये तो आप छोड़ दें कि ये जो बातें कर रहे हैं आप, ये दुनिया के फिगर्स आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छी सियासत कर रही है पीपल्स पार्टी के, अपनी एक हार को एक अच्छे तरीके से पैकेज कर रही है कि जी हमने वोट बड़े अच्छे ले लिए। ये जो इलेक्शन था ये PMLN वर्सेस सारी जमातें था और इसमें जो TLP के वोट हैं वो भी पीपल्स पार्टी को पड़े, बाकी भी जमातों ने। जो PTI के स्पोक्स पर्सन है पंजाब के, उन्होंने कहा कि जी ये बुग़्ज़ PMLN का वोट पड़ा पीपल्स पार्टी को। तो ये सारी चीजें मिलके इनको ये पड़ गया। फिर दूसरी चीज ये कि इनकी पूरी काबीना सिंध से आई हुई थी, इनके साबिक वजीर आजम PTI का वोट भी पड़ा है पीपल्स पार्टी को। सारा वोट पड़ा और फिर दूसरा पैसा बेइंतहाशा चला। लेकिन इस सब चीजों के बावजूद हम इनको वेलकम करते हैं। ये अपनी काविश करें, कोशिश करें, हमें कोई फिक्र नहीं है। ये 1 वे इलेक्शन था, पीपल्स पार्टी ने अपनी पूरी जान मारी और फिर भी वो हार गए। तो हम सैटिस्फाइड हैं। लेकिन कामयाबी तो है ना उनकी। 5,500 वोट से वो तकरीबन 33,000 वोट पर पहुंच गए इस इलेक्शन में। सिर्फ आपकी तरफ देखें तो आपका वोट तो आधा हो गया, 90,000 से 46,000। उनका वोट आप देखें कहां तक पहुंच गया, तो उनका खुशी मनाना तो बनता है। देखिए, हमारा वोट पहले हमने 48% वोट लिया था पिछले जनरल इलेक्शन के अंदर। टोटल जो वोट पड़ा था उसका 48% लिया था। इस दफा वोटर टर्नआउट कम था, हमने 53% वोट लिया जो टोटल कास्ट हुआ। तो इन परसेंटेज हमारा वोट बढ़ा 5% में। पीपल्स पार्टी का वोट इंक्रीज हुआ। उसी की मैं आपको बता रहा हूं कि इट वाज PMLN वर्सेस ऑल द रिमेनिंग पार्टीज, प्लस हमारी जंग पैसे के साथ थी, वो भी हम जीते। और ये आगे जो आने वाले ज़िमनी इलेक्शन है मेरे ख्याल से एक खानेवाल में होने वाला है। लेकिन जो कुछ वीडियोस चलती रही सोशल मीडिया पर, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी उनको टेकअप किया, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वो तो आपकी जमात का एक दफ्तर नजर आता है जिसके अंदर पैसे बांटे जा रहे होते हैं। तहकीक अभी नहीं हुई है मुबैना तौर पर। एक तो हम पीपल्स पार्टी की वीडियो खुद लेके ECP के पास गए
और दूसरा ये कि हमने हमारा मौक़िफ़ जो हमारी जो वीडियो जो कहते हैं कि हमारी है, उस पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि वो एक डॉक्टर्ड वीडियो है जिसमें 4-5 लोगों को एक्ट कराया गया मास्क पहना के, किसी का चेहरा नहीं पता चल रहा था कौन है, और वो तो मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई शायद हो जाएंगे आने वाले दिनों के अंदर वो कौन है। हम भी चाहते हैं कि पता चले कि ये किसने डॉक्टर की ये वीडियो। और हम तो जीत रहे थे इलेक्शन, हमारा वन वे कॉन्टेस्ट था, हमने तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई ज्यादा बातचीत भी नहीं की, ना हमारे कोई लीडरशिप उस इलेक्शन में गई, ना हमने कोई जलसा किया। हम तो बड़े एक जब पीटीआई ने फरार हासिल की, जब वो भाग गए इस इलेक्शन से, उन्होंने सोचा कि हम बजाय कि लेकिन राना साहब जो रिसेंटली तलाल चौधरी साहब ने फैसलाबाद में कहा है वो तो बहुत ही बिलो द बेल्ट बात की है उन्होंने। देखिए, लैंग्वेज हमेशा जो जुबान है वो तहजीब के दायरा कार में होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, और हम उसको इंडोर्स नहीं करते। अगर गलत जुबान किसी ने भी इस्तेमाल की है, चाहे वो पीएमएलएन का हो, पीपल्स पार्टी पीटीआई का हो, तो नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये अगर उन्होंने किए, मैंने सुनी नहीं, वो उनका पर्सनल फेल हो सकता है, लेकिन पार्टी आई एम श्योर उसको इंडोर्स नहीं करे। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात की है, जो सख्त बातें की हैं, सख्त लहजा उन्होंने नून लीग के खिलाफ अपनाया, उसके ऊपर आपने बात नहीं की है, उसके ऊपर जवाब आपने नहीं दिया। मैं उसके ऊपर सिंपल सी बात है, वो उन्होंने इस डिफीट को, इस हार को, क्योंकि इन्होंने टारगेट किया हुआ था इस इलेक्शन को कि हम इससे कोई अपना कम बैक पंजाब के अंदर पिच करेंगे अवाम को, तो वो उस जीत के अंदर जो है वो जश्न उसको हार को जीत की तरह पिच करके जश्न मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं जोश खिताबत में उन्होंने ये बात की है? जी, उन्होंने जोश खिताबत में बात की, हमें कोई खौफ नहीं है, हम जी ठीक है। साबिर साहब, हाफिज अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, एक कमेंट पे ले लूं साबिर साहब ने, जोश खिताबत में आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बात की है। साबिर साहब देखें, बात यह है कि बीबी आसिफ अली जरदारी साहब एक इंतहाई समझदार शख्स हैं, एक मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं, वो आने वाले वक्त को समझते हैं, जानते हैं, सियासत को बेइंतहा यानी वो समझते हैं। देखो, उन्होंने जो बात की वो एक असूली बात की। वो बात उन्होंने ये की कि पीपल्स पार्टी, पंजाब हमेशा पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। अब ये बात जो इन्होंने, हमारे दोस्त ने फरमाया कि जी के मुस्लिम लीग नवाज और वर्सेस पता नहीं कितनी जमातें, अब आप खुद सोचें कि तहरीक इंसाफ के लोग कभी पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे? ये तो हो नहीं सकता। ये तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, ये हमारे अपने जियाले थे, हमारे रूठे हुए लोग थे कि जो किसी वजह से जो हमसे नाराज होके बिल्कुल साइलेंट होके कुछ बैठे हुए थे, और कुछ लोग ऐसे थे कि जो तहरीक इंसाफ में एक्टिवली काम कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि बुनियादी सूरत में वो हमारे ही यानी कारकुन हैं, हमारे ही जियाले हैं, हमारे ही नुक्ता नजर के लोग हैं, हमारी लीडरशिप के वफादार लोग हैं, लेकिन अब वो अगर वापस अपनी जगहों पे आ गए हैं तो इस बात पर किसी को जो है तकलीफ की जरूरत नहीं है। लेकिन बात जरदारी साहब ने जो फरमाया कि जनाब के मरने के लिए बाहर और हुक्मरानी के लिए इस मुल्क में, तो ये तो एक असूली बात है। आप जब यानी दुख दर्द में, जब मुल्क इस हालत में है, मुल्क एक नाजुक यानी क्राइसिस में है, और मुल्क एक इकोनॉमिक जो है ना वो जो कोलैप्स होने को आ चुका है, इट्स जस्ट यू नो वो ब्रिंक, वो बिल्कुल वो क्या कहते हैं वो तबाही के दहाने पर पहुंचा हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर वो जो है ना, जी हाँ। लेकिन साबिर साहब, ये जो बातें कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने सिर्फ ये, नवाज शरीफ साहब, ये शरीफ फैमिली कोई पहली दफा तो मुल्क से बाहर नहीं गई है ना। जिस वक्त की पीडीएम बनी थी, जब आप लोगों का इत्तेहाद हुआ था, आपने कहा मिलकर ऑपोजिशन करनी है, तब भी तो यही सूरत हाल थी ना, तब भी माजी यही था, अब बदला तो नहीं है क्या? उस वक्त उन्हें नहीं पता था ये बातें? अब ऐसा क्या हुआ है कि इतना सख्त बयानिया उनको अपनाना पड़ रहा है? देखिए, नहीं, ये इतना बड़ा बयानिया नहीं है, और इसको इतना बड़ा आप सीरियस यानी आपने थोड़ा ज्यादा ही ले लिया है। उन्होंने एक असूली बात की है कि आप जो है ना, देखें बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं, नहीं, उन्होंने मुल्क मुखालिफ होने का इल्जाम लगा दिया, बिलावल भुट्टो साहब ने सर्टिफाइड चोर कह दिया। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि जो अपने मुल्क में अपनी धरती पे मरना पसंद नहीं करता तो उसका तो फिर इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं कि ये छोटी बात है?
एग्जैक्टली ये देखो मेरी अर्ज सुने, आप मेरी बात पूरा करने दें मुझे आशा बीबी। बात ये है कि देखो ये एक असूली बात है, ये एक बिल्कुल ही जायज बात है जो जरदारी साहब ने फरमाया था कि देखें आप सियासत तो पाकिस्तान की करते हैं, बात पाकिस्तान की करते हैं, हुक्मरानी पाकिस्तान की करते हैं, लेकिन आप चले गए वहां पे इंग्लैंड में अपने इलाज के लिए और उसके लिए। अब तो वक्त बहुत गुजर गया है, टाइम गुजर गया है, अब आखिरी मोमेंट पे आके आप यहां पर फिर अपने पैसे के जोर से आके आप यहां पर अपने आप को एडजस्ट करना चाहते हैं। ये तो कोई सियासत तो नहीं हुई ना। आप दुख दर्द में, जिस तरह जरदारी साहब बैठा हुआ है यहां पे, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसके बावजूद अगर वो भी चाहें तो अपने किसी के साथ डील करके वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन नो, वो एक असूल परस्त शख्स हैं, वो एक बहादुर शख्स हैं, वो यहां बैठ के सियासत कर रहे हैं, अपने अवाम के साथ सियासत कर रहे हैं। आज अवाम एक बड़ी तकलीफ में है आशा बीबी, दे आर इन ए, वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है। इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ जो उसका है, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को एक बहुत बड़ी एक अजाब में डाल दिया है, और इस अजाब में आज जरदारी साहब, बिलावल साहब, पीपल्स पार्टी अपने अवाम के साथ खड़ी है। वो चाहते हैं कि भाई जो पाकिस्तान की सियासत की बात करता है तो वो आए मुल्क में और वो हाथ बटाए। ठीक है साबिर साहब, आपका पॉइंट आ गया। और इस दुख हाफिज अब्दुल्ला साहब, आपकी तरफ मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आऊंगी तो आपसे ही आगाज करेंगे अपने इस सेगमेंट का। एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हाफिज अब्दुल्ला साहब से मैं इस सेगमेंट का आगाज करना चाहूंगी। हाफिज साहब, कल जो इजलास हुआ पीडीएम का, उसके अंदर हम ये तवक्को कर रहे थे कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है इस्तीफों का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन एक मरतबा फिर बाहर आकर जो ऐलान हुआ वो यही कि अभी सिर्फ महंगाई मार्च हो रहा है और इस्तीफे जो हैं वो फिलहाल नहीं होंगे। इस्तीफे जो हैं इनका मसला है क्या? पीपल्स पार्टी अलहदा हुई थी इस्तीफों के मसले की वजह से ही, और तहरीक अदम एतमाद की बात जो वो कर रहे थे कि पहले पंजाब में पेश करें, तो मौलाना साहब ने क्या ये अल्टीमेटम दिया था? वो नाराज हुए थे कि अगर इस्तीफे नहीं देंगे तो फिर हम महंगाई मार्च नहीं करेंगे। देखिए ऐसा बात यह है कि पहले तो मैं इसकी वजाहत करूं कि ये नौबत कतन नहीं आई है कि मौलाना साहब पीडीएम की सदारत और सरबराही से दस्तबरदार होने का उन्होंने इंदिया ज़ाहिर की हो, या वो गुस्से में आकर या नाराज़ होकर पीडीएम की सरबराही और सदारत से मुस्ताफ़ी होने का उन्होंने धमकी दी हो या नाराज़गी का इजहार किया हो। यह ख़बर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, यह बिल्कुल खिलाफ वाक़या और गलत है। जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है, इस्तीफ़ों की ऑप्शन आज भी है। आपको याद होगा मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जिस तरह महंगाई मार्च कहा जाता था कि पता नहीं है पीडीएम महंगाई मार्च, लॉन्ग मार्च करेगी या नहीं करेगी, वो ऐलान हुआ, और साथ इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी मौजूद है और कतई तौर पर मौजूद है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। तमाम पार्टियों का बशमूल PMLN जिसके बारे में शुकूक और शुबात का इज़हार किया जाता है, सब इस्तीफ़ों पर उसूली तौर पर मुत्तफ़िक़ है। मसला सिर्फ टाइमिंग और वक्त का है। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? इस्तीफ़ों का जो ऑप्शन है ये किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं इस्तीफ़ों के लिए? लिहाजा वो किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है इस्तीफे देने के लिए? अगर इस्तीफों का ऑप्शन है तो अभी तक उसको यूटिलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है? एक बात करूं, देखिए पीडीएम में 8 जमातें शामिल हैं। ये किसी के कहने पर, किसी की मर्जी के मुताबिक, किसी की ख्वाहिश पर, न हुकूमत की ख्वाहिश पर, न किसी एक पार्टी की ख्वाहिश पर, न मीडिया की ख्वाहिश पर, न तजिया निगारों की ख्वाहिश पर वो फैसले करेगी। वो हालात को देखकर, वक्त को देखकर कि वक्त का तकाजा है आज इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करने का और उसका मुअस्सर नतीजा बरामद होगा, उसी वक्त फिर ये ऑप्शन पीडीएम अपनी मर्जी के मुताबिक, टाइमिंग के मुताबिक इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। बाकी अगर इस पर कोई एतराज़ करते हैं, कोई उस पर शक और शकूक का इजहार करते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है, ख्वाह वो मीडिया में हो, वो अनासर या वो दिगर सियासी पार्टियों में हो। लेकिन उसूली तौर पर इस्तीफों पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि इत्तिफाक है। अच्छा, हाफिज साहब, हाफिज हुसैन अहमद साहब जो है वो ये कहते हैं कि नून लीग पीडीएम को इस्तेमाल करके अपनी राह हमवार कर रही है। इससे पहले ये भी खबर आई थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा कि पीपल्स पार्टी ने उनके कंधे पर बंदूक रख के रिलीफ ले लिया और फिर पीडीएम तोड़कर वहां से निकल गई। तो ये जमातों के अंदर इख्तिलाफ इन चीजों को लेकर कि मौलाना को इस्तेमाल किया जा रहा है रिलीफ देने के लिए, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए ना, मैं किसी शख्स की राय की जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ।
और इसलिए मैं अपनी पीडीएम की तर्जुमानी करते हुए उसका मौक़िफ़ पेश करता हूँ। अब कौन किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है और क्यों इस्तेमाल हो रहा है, मजबूरी क्या है, कोई किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। और मौलाना साहब रोज़ अव्वल से जब से इलेक्शन हुआ है जमीयत उलमा इस्लाम रोडों पर है। और ये जो पीडीएम बनी है, पीडीएम तो 20 सितंबर 2020 को बनी है, इलेक्शन हुआ है 25 जुलाई 2018 को। वहाँ से लेकर 20 सितंबर 2020 को जब पीडीएम वजूद में आई, उस दरमियानी जो वक्फा था उधर तो जमीयत उलमा इस्लाम तनहा रोडों पर थी। वो किसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम रूल कर रही थी, एहतजाज कर रही थी, रोडों पर थी। और आज़ादी मार्च 10-15 मिलियन मार्च वो किस मकसद के लिए थी। लिहाजा ये पहली दफ़ा पीडीएम की तहरीक नहीं बनी है। हर डिक्टेटरशिप के खिलाफ, ख्वाह वो अयूब हो, व जनरल याया हो, ज़ियाउल हक हो, मुशर्रफ हो, उसके खिलाफ एक सियासी इत्तेहाद बनी है। आज भी इस मुल्क में जमहूरी हुकूमत नहीं है, नीम मार्शल है इस मुल्क में, गैर एलानिया मार्शल है इस मुल्क में, न कोई जमहूरियत है, न कोई पार्लियामेंट है, न कोई आइन है। पीडीएम का बुनियादी मकसद ये है कि इस मुल्क में आइन की अमलदारी हो, पार्लियामेंट सुप्रीम हो और आवाम ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। और ये उस वक्त मुमकिन हो जब आमीन की अमलदारी हो। डॉक्टर साहिबा, आपको एक शॉर्ट में सुनवाना चाहूंगी। तलाल चौधरी साहब कुछ कह रहे थे आपकी जमात जो रुकन है, जो रहनुमा है, उनके बारे में। जी डॉक्टर साहिबा, सुना आपने, तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि 1 दर्जन से जायद लोग ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनके साथ राब्तों में हैं, टिकट मांग रहे हैं उनकी, और ये कह रहे हैं कि आप हमसे जो चाहे करवा लें, ये ईवीएम की कानून साजी जो हुई है हम इसको भी रिवर्स करवा देंगे। क्या कहिएगा? जी, मैं यही कहूँगी कि तलाल चौधरी साहब तो अपने पिछले रिसेंटली किए हुए काम और मार कुटाइयाँ, पता नहीं क्या कुछ स्कैंडल्स थे जिनके बारे में बात करना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन उनकी बात की क्या क्रेडिबिलिटी है? मेरा नहीं ख्याल उनकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि वो तो ज़बान का इस्तेमाल जिस तरह से करते हैं वो कोई मुस्तनद तरीका नहीं है। लेकिन अगर उनके साथ सियासत में कुछ भी हो सकता है तो वो बताएं लोगों के नाम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर लंबी लाइनें लगी हुई हैं लोगों की ज्वाइन करने के लिए, तो जरूर लेके आए। और सियासत एक खुला मैदान है, जिसने जहां जाना है उनको दरवाजे खुले होते हैं, आने के भी, जाने डॉक्टर साहिबा एक सेकंड, ये राना एहसान साहब भी फैसलाबाद से ही हैं, इनसे जान लेते हैं कि ये कौन लोग हैं जिनकी बात कर रहे हैं तलाल चौधरी साहब। जी राना एहसान साहब, कौन लोग हैं ये, नाम आपको पता है जो नून लीग के साथ राब्ते में है? जी बिल्कुल, हमें फैसलाबाद से भी हैं लोग, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये 20 से जायद जो है हुकूमती पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो MNAs हैं, जो मुख्तलिफ जो है टाइम में पार्टी के साथ राब्ते में रहे और ये टिकट मांग रहे हैं। ये हमारी पार्टी जो है वो उनको रोक के बैठी है, जो कोई कमिटमेंट नहीं कर रही और शायद ना ही करे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोग नाम तो सामने लेकर आए ना, ये तो आपका जो अपना कॉज है जिसके लिए आप जिद्दोजहद कर रहे हैं, आप तो दिखा सकते हैं कि देखें भाई इनके अपने लोग इन्हें छोड़कर जा रहे हैं, ये तो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। देखिए, कोई भी आगे जो मूव है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो है, जब इजाजत मिलेगी या कंसेंसस के साथ उस जो है कोई फैसला होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। इन हाउस चेंज का ऑप्शन अवेलेबल है, वो तो पंजाब में भी अवेलेबल है, यहाँ नेशनल असेंबली में भी अवेलेबल है, लेकिन जो भी लाएमल आगे का है वो पीडीएम का प्लेटफॉर्म डिसाइड करता है। और हम नहीं समझते कि अब जब वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है तो हम कोई अपनी अलहदा कोई जो है वो गेम है, और हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम जो है वो पंजाब की हुकूमत ले लें और इक्तदार में आके बैठ जाएं, या जो है वो हम नेशनल असेंबली में जो है वो इस तरीके से जो है वो चेंज ले आए। हमारा जो मकसद है, जो 26 नुकात हैं, वो एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है, और लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है। लॉन्ग टर्म यही है कि हम जो है तो यही एजेंडा है कि हुकूमत अपना वक्त पूरा कर ले। देखिए, नहीं, हम लोग जो है ना, जो असल में इशू ये है कि हम कोई खुफिया हाथों के साथ हाथ मिला के इक्तदार में आने के लिए नहीं, हम आना नहीं चाहते और पीडीएम नहीं आना चाहती। पीडीएम जो है वो जमहूरी जो असूल हैं उनमें रहते हुए जो है वो खेलेगी, और यही वजह है शायद कि अब तक जो है वो हुकूमत नहीं गिरी। वरना तो ये ईवीएम का जो एपिसोड था वो पूरी कौम ने देखा कि किस तरीके से एमक्यूएम और पीएमएलक्यू जो थी उसको नहीं तो पीपल्स पार्टी जिस तरह से एक्टिव हो गई है पंजाब में, तो इनके पीछे भी आपको खुफिया हाथ समझते हैं?
टारगेट कर लिया ना पीपल्स पार्टी ने पंजाब को। पीपल्स पार्टी को हम वेलकम करते हैं, वो पंजाब में और एक्टिव हो जाएं, हमें उससे कतन कोई खौफ नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। ये एक इलेक्शन में इन्होंने जो ज्यादा वोट ले लिए उसकी वजूहत मैंने बता दी, अभी आगे भी जिमनी इलेक्शन आने, हम इनको वेलकम करते हैं, हम और मेहनत करेंगे, लेकिन इनकी दाल वहां नहीं गलने वाली, जो मर्जी ये कर लें, क्योंकि एकदम से जो है परफॉर्मेंस के बगैर, और यहाँ क्या इन्होंने किया है कुछ अरसे के अंदर, पिछला अभी मुझे याद है ये खुशाब में जिमनी इलेक्शन हुआ था, उसमें शायद 1200 वोट लिए थे, तो ये करें काबिश अपनी, इनको हम वेलकम करते हैं, हमें इनसे ठीक है। साबिर साहब, जिस तरह की बातें अब की जा रही हैं स्पेशली पीपल्स पार्टी की जानिब से, उससे तो यही नजर आ रहा है कि शायद ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी जो है पीडीएम के साथ जाकर या नून लीग के साथ जाकर मिलकर ऑपोजिशन नहीं करेंगे। लेकिन इस सारी चीज़ों के दौरान हमने देखा है कि पार्लियामेंट में आप साथ होती हैं और हुकूमत को टफ टाइम भी वहाँ पर देती हैं, तो ये सिलसिला अब यहीं पर रुक जाएगा कि पार्लियामेंट में इत्तेहाद हो और बाहर आके आप अपनी अपनी सियासत करें, या फिर बिल्कुल इसी तरह से चलेगा जैसे अभी चल रहा है? नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी एक अपोजिशन की पार्टी है, और हम ये भी यानी तवक्को रखते हैं कि मुस्लिम लीग या पीडीएम वो भी अपना किरदार अदा करेंगे अपोजिशन में। अब देखें, मैं आपको एक अर्ज कर लूं कि जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी अपने असूलों और अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, और वो प्रिंसिपल्स के जो बहुत ही इंतहाई आला मकासद के लिए हैं, उन पर किसी किस्म की समझौता नहीं करेगी। और ये चेयरमैन बिलावल साहब का, जरदारी साहब का असूल नहीं है कि वो छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीजों पर वो जो है ना वो अपना वो बदलें, अपने असूलों को बदलें, या अपनी स्टेटमेंट्स को बदलें, या अपने यानी उस मुद्दा को बदलें कि जो उन्होंने पहले दिया हुआ है। हम हर उस चीज का खैर मकदम करते हैं, चाहे असेंबली के अंदर हो या चाहे असेंबली के बाहर हो, कि जो एक कलेक्टिव जो है वो इंटरेस्ट के लिए हो, मुल्क की इंटरेस्ट के लिए हो, उस बात को हम मानते हैं, और उस बात को हम तो फिर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आप नहीं जाते? वो तो मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट की बात है ना, उसमें क्यों नहीं जाते फिर आप लोग? नहीं, देखो, कौमी सलामती कौंसिल की आप बात करते हैं, मैं आपको एक बात अर्ज कर लूं पहले। बीबी आफिज साहब बैठे, आफिज साहब सलाम अलैकुम जी। अच्छा, तो मैं आपको एक बात अर्ज कर लूं कि जी नवाज, अल्लाह आपको खुश रखे, मेहरबानी। अच्छा, मैं आपको एक अर्ज कर लूं कि देखो, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इस हुकूमत का तो प्रॉब्लम यह है कि इसके साथ तो कहीं भी बैठा नहीं जा सकता, इसलिए कि ये सियासी लोग नहीं हैं। अच्छा, यानी नए चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए भी फिर मुशावरत नहीं देखेंगे हम? ये मामला पार्लिमानी कमेटी में ही जाएगा? देखो, उसका एक प्रोसीजर है बीबी ऑलरेडी, तो उस प्रोसीजर के मुताबिक वजीर आजम को और अपोजिशन लीडर को बैठना होता है ना? एग्जैक्टली। लेकिन मैं अर्ज कर लूं आपको, इससे पहले भी जो तानियातियां वगैरह जो हुई हैं बहुत सारी चीजों पे, लेकिन वो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया। वो प्रोसीजर मौजूद है, वो सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम को और उस प्रोसीजर को इन लोगों ने तो खुद जो है ना तोड़ फोड़ दिया है। अच्छा, अभी इलेक्शन के मामले में ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो है ना सिस्टम, देखें, बात ये कि इलेक्शन दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इट्स द जॉब ऑफ द इलेक्शन कमीशन, उनको इलेक्शन कंडक्ट करना है, बिल्कुल ऐसे ही है, करवाना है, बिल्कुल ऐसे ही है। वक्त हमारे पास कम है, मैं डॉक्टर साहिबा को हाफिज साहब का कमेंट देना चाहूंगी। डॉक्टर साहिबा, नए चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए अब समरी इरसाल कर दी गई है सदर पाकिस्तान को, तो ये बैठक होगी वजीर आजम की और अपोजिशन लीडर की, ये मामला या फिर पार्लिमानी कमेटी में ही जाएगा? मेरा ख्याल है जी, आइन और कानून के मुताबिक जो रास्ता है वही लिया जाएगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, तो जो भी आइन और कानून के मुताबिक रास्ता होगा वही लिया जाएगा, और कुछ दिनों में आपके और मेरे सामने रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन वजीर आजम साहब ने तो कह दिया था कि वो नहीं बैठेंगे ऑपोजिशन लीडर के साथ, और वो कहीं पे भी नहीं बैठते हैं, किसी भी उस मीटिंग में भी नहीं जाते हैं जहां पर ये ऑपोजिशन लीडर मौजूद हों या ऑपोजिशन अरकान मौजूद हों। उसमें उनकी एक प्रिंसिपल स्टैंड है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो कानूनी जो नतीजा होगा वही निकलेगा। वजीर आजम साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो अपनी जगह है, और जो कानूनी पोजीशन है वो अपनी जगह है।
अच्छा, आप लोग मौजूदा चेयरमैन नैब जो हैं उनसे खुश तो हैं ना, क्योंकि आज वो पेश हुए थे तो उन पर जो है इल्ज़ाम लगा कि वो सेलेक्टिव एहतसाब कर रहे हैं, हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनको कुछ नहीं कहते, उनके रेफरेंसेस को नहीं छेड़ते, ऑपोजिशन के ऊपर जो है ना उनका बड़ा तगड़ा हाथ होता है। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि हमें अब पाकिस्तान को 74 साल हो गए, हमें अब पर्सन के एक आदमी के बिहेवियर से आगे चल के इंस्टीट्यूशन की डिलीवरी के ऊपर बात करनी चाहिए। और अगर नैब क्या इंस्टीट्यूशन डिलीवर कर रहा है, अगर वो हुकूमत को पैसे दे रहा है, स्टेट बैंक में पैसे डाल रहा है, जो पैसे वो लोगों से ले रहे हैं, अगर उनकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ लोगों को हैरास करने और लोगों को जेलों में बंद करके उसके बाद उनको रिलीज करना है, तो फिर मुझे नहीं पता कितनी इफेक्टिव है नैब। क्योंकि मैंने नहीं देखा कि जिन लोगों को बहुत अरसे तक जेलों में रखा गया और हमारे बाकी जो कतगने हैं उनको आप उनको आप ले, तो मामला तो काफी इधर गंभीर हैं। मैंने नहीं देखा कि कोई अकाउंटेबिलिटी हुई हो। बहरहाल ठीक है, आप भी यानी ये कह रही हैं कि आपको नहीं नजर आया कि कोई अकाउंटेबिलिटी हुई हो। आखिरी मेरा सवाल है हाफिज अब्दुल्ला साहब, आप नजर आई है तो मुझे बता दें। आप गवर्नमेंट है ना, आप गवर्नमेंट के रुकन है, तो मैं आपसे ही पूछूंगी, आप लोगों ने एहतसाब का नारा लगाया था। बहरहाल वक्त हमारे पास कम रह गया। हाफिज अब्दुल्ला साहब, आपसे मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगी, आप लोग जा तो रहे हैं 23 मार्च को, वापस आने का कब इरादा है या फिर वहीं पे धरना देके बैठना आप लोगों ने? देखिए, हम ये फैसला कर चुके हैं पीडीएम के 23 मार्च को हमने इस्लामाबाद पहुंचना है। हमारी वापसी कब होगी और ये इज्तिमा इंशाअल्लाह लाखों का इज्तिमा होगा, इसमें शिरकत हद से ज़्यादा होगी। वापसी कब होगी? जब ये पहुंच के ये काफिले चारों सूबों से और पूरे मुल्क से पहुंच के इस्लामाबाद, फिर सरबराहों की और कायदीन की बैठक होगी। यानी जितने लोग होंगे वो देख के आप फैसला करेंगे कि अगर ज्यादा लोग हैं तो फिर धरना देकर बैठें? देखिए, जब वो पहुंच के फिर फैसला करेगी, अभी फैसला नहीं करेगी। अच्छा, जब वो पहुंच के फिर उसी वक्त की आदत बैठ के फैसला करेगी कि वो वापसी कब हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, हमें इजाजत दीजिए, कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।